नमस्ते। मुझे आपसे आज कुछ खास बात करनी थी। ये शुरू तो सुशांत की केस से हुआ है, लेकिन मैं सुशांत की केस की तुरंत इमीडिएटली डायरेक्ट बात नहीं कर रहा। मुझे बात किसी और केस की करनी है और आई विल ट्राई टू कीप इट ब्रीफ। मैं छोटे से छोटा कम से कम बात करके ये पॉइंट कन्वे करूँगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज ज़रा ज़ोर से गौर से देखिएगा। तो समस्या ये है, अ, मेरी दादी जो थी ना, महेश भट्ट आजकल उसकी याद दिलाता है। जैसे अब रिया चक्रवर्ती के ऊपर सवाल उठने लगे, तो उसके सवाल उठने से पहले महेश भट्ट ने स्टेटमेंट दे दी थी कि गलती रिया की नहीं। मतलब उसने गलती नहीं कहा, उसने कहा कि एक्चुअली सुशांत ही मेंटली अनस्टेबल था, उसकी कोई प्रॉब्लम थी, दिमागी हालत खराब थी। तो इससे रिया चक्रवर्ती को तो बचाव मिल जाता है। मतलब लोग रिया को सवाल नहीं पूछेंगे, लोग नेपोटिज्म के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे, लोग मर्डर के सवाल नहीं पूछेंगे। क्योंकि महेश भट्ट की स्टेटमेंट अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर महेश भट्ट ने सच कहा है और अगर सचमुच सुशांत की दिमागी हालत खराब थी, तो शायद ये सुसाइड भी हो सकता था। ये उस टाइम की बात है। लेकिन ये स्टेटमेंट का इंटेंशन तो यही था कि वो ये नैरेटिव को पेडल करना चाहता था, प्रोपगेट करना चाहता था, नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहता था कि प्रॉब्लम सुशांत की मेंटल हेल्थ की वजह से है, प्रॉब्लम किसी और की नहीं, आप दूसरों को ब्लेम मत करना। अब इसमें दादी का क्या संबंध है? तो दादी मेरी ऐसी करती थी, जब मैं या मेरा कजिन कोई गलती करते थे। अब हम दादी के प्यारे पोते थे और मेरा कजिन तो बहुत ही प्यारा था, दादी का बड़ा लाडला था वो। तो उसकी कोई भी गलती हो तो मेरी दादी, हाँ, उसको कोई हाथ भी उठे उसके ऊपर कोई नजर से भी देखे थे गुस्से से, तो वो दादी बोला, रुक 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 रुक, मैंने उसको बोला था वहां पे रखने के लिए, वो भूल गया होगा, कहीं और रख दिया, मैंने उसको बोला था। कुछ भी हो जाए, दादी बोलती मैंने बोला था, मैंने। दादी जानती थी उसके ऊपर कोई कुछ बोलेगा नहीं, बोलेगा तो मेरे चाचा या मेरे डैड बोल देंगे कि क्या यार तेरे को समझ में नहीं आता, फिर ऐसा कैसे करके आई तू। तो उत्तर चलता है। दादी बोले ठीक है, मेरे बेटे का थोड़ा गुस्सा में सह लेगी, इसको मारनी पड़ेगी लेकिन। तो इस तरह से रिया को मार पड़ने से या मर्डर की कहानी बनने से या इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोगों के ऊपर सवाल उठने से, या फिर नेपोटिज्म की पूरी गैंग जो है और बॉलीवुड में जो मीडिया है, उन माफिया जो है, उन सबको बचाने के लिए महेश भट्ट का ये स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट यही है, मतलब वो बचाना चाहता है अपने जो, जिनको वो अपना मानता है या जो समझता है वो अपने कंट्रोल में है, या फिर अपने को मानते हैं, या फिर जो लोग अपने नसीहत को, सलाह को या अपनी अथॉरिटी को मानते हैं, उनको वो कवर कर रहा है। और ये कवर करने का स्टेटमेंट, उसको सुशांत को टारगेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेइंग कि सुशांत की मेंटल प्रॉब्लम थी नहीं थी। ही इज जस्ट गिविंग ए स्टेटमेंट, मेकिंग श्योर कि उसके जो बंदे हैं उनको वो कवर ले ले, उनको वो कवर दे दे, ताकि वो बच जाए, उनके ऊपर कोई आंच ना आए। अब ये मेरी दादी का भी था, वो तो बड़ा प्योर इंस्टिंक्ट था अपने पोते को बचाना मार खाने से। यहाँ पे इतना प्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गुनाह बड़ा है ना, एक आदमी की जान चली गई इस चक्कर में। अब आप गुनहगारों को प्रोटेक्ट करोगे तो आप किसी और की जान खतरे में डालोगे बाद में। और ये हुआ है ना। अगर जिया खान के मर्डर के टाइम पे ही, मतलब उसके डेथ के टाइम पे ही सब कुछ पता चल जाता, क्योंकि जिया खान की माँ तो आज भी बोल रही है कि सारे पुलिस वाले मान रहे थे मर्डर है, सीबीआई वाले बोल रहे थे हम लोग मानते हैं मर्डर है और हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं इस केस को। लेकिन पॉलिटिकल और अलग अलग लेवल के प्रेशर ऐसे बढ़ गए कि उन्हें छोड़ दिया। इसलिए ये भयानक जुर्म है टू कवर, क्योंकि ये सिलसिला चलता रहेगा फिर मर्डर का। तो इसलिए मैं, लेकिन मुझे फिर भी सिर्फ सुशांत की या फिर इस केस की बात नहीं करनी, मैं बात करना चाहता हूँ 26/11 की। और वो बात क्या है जो मैं 26/11 की बात करना चाहता हूँ? तो बात ये है, आपको याद है एक किताब पब्लिश हुई थी 26/11 होने के कुछ महीने बाद, आई थिंक 1 महीना 2 महीने के बाद ही एक किताब पब्लिश हुई थी। उस किताब का टाइटल था 26/11
एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। पहले तो आरएसएस की साजिश है, मतलब बंदे आरएसएस ने भेजे, बंदों को ट्रेनिंग आरएसएस ने दी, टारगेट आरएसएस ने आइडेंटिफाई किए, लोगों को मारा और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ये टेररिज्म देखो कोई दूसरे रिलीजन के रोक कर रहा है, हालांकि ये है वही हिंदू टेरर, सैफरन टेरर, मतलब आरएसएस वाले बंदों को टारगेट क्यों किया, वो यही नैरेटिव था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिलीजन, इसमें रिलीजन को मैं नहीं जा रहा बीच में, वो बोल रहा हूँ वो टाइप का नैरेटिव था। सैफरन टेररिज्म की बात कांग्रेस के लीडर्स ने की थी, सबने की थी, 26/11 के पहले की थी, 26/11 के दौरान नहीं की थी। लेकिन ये जो बुक पब्लिश हुई उसका नैरेटिव यही था कि आरएसएस ने किया हुआ है, सब कुछ उनका किया जा रहा है और ये बिना वजह किसी और को ब्लेम कर रहे हैं। उस बुक की पब्लिकेशन में चीफ गेस्ट थे, जिनके हाथ से वो बुक पब्लिश हुई है, वो थे दिग्विजय सिंह और महेश भट्ट। अब महेश भट्ट को क्या पता कि कौन कर रहा था 26/11? महेश भट्ट कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में नहीं है। आज महेश भट्ट सबको बोलेगा ना कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि सुशांत का मर्डर हुआ है, नहीं हुआ है या क्या हुआ था, तो महेश भट्ट बोलेगा कि तेरे को क्या पता, तू थोड़ी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। बात तो सही है, तो वो टाइम पे महेश भट्ट क्यों बोल रहा था? वो गया क्यों फिर उस बुक की पब्लिकेशन में? चाय मिलती नहीं उसके घर पे, उसके घर वाले उसको चाय नहीं पिलाते, चाय पीने के लिए गया था वहां पे। वो एक नैरेटिव तैयार कर रहा है। अब इसमें मेरी दादी का क्या संबंध है? मेरी दादी का जैसे वो अपने पोते को कवर कर रही है, वैसे महेश भट्ट हाफिज सईद को कवर कर रहा है, क्योंकि 26/11 किया तो हाफिज सईद ने था, पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्व है, ट्रेनिंग पाकिस्तान की आर्मी ने दी है, कमांडो लेवल की ट्रेनिंग लेके 10 बंदे आ गए। तो करने वाला कौन है? अगर महेश भट्ट की बात सच मान ली जाए तो ये आरएसएस ने किया है, तो फिर हम लोग पाकिस्तान को क्यों गाली दे रहे हैं? क्यों हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर था? इंडिया नहीं, अमेरिका ने भी डाला था, इंग्लैंड ने भी डाला था, बहुत देशों ने प्रेशर डाला था हाफिज सईद के ऊपर। तो इतना प्रेशर क्यों था फिर? तो महेश भट्ट पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान के हाफिज सईद का प्रेशर कम करने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए, वो फंसे नहीं, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ना हो, इसलिए ये टाइप का नैरेटिव बना रहा है। और वो महेश भट्ट को जिसने किताब लिखी, वो एक रिपोर्टर था, उसने भी ऐसे ही एजेंडे से लिखी है, और दिग्विजय सिंह इसी एजेंडे से आए थे, वो उनको कवर करे पाकिस्तान के लोगों को। अब ये तो जानबूझ के हुआ ना, गलती से थोड़ी कोई आदमी बोलता है कि 26/11 आरएसएस ने किया, गलती से हो सकता है, बाय मिस्टेक हो सकता है, क्या सोची समझी साजिश है ये। इसमें एक और पहलू है जो इस चीज को बहुत ज्यादा भयानक बना देता है। 26/11 होने से पहले डेविड हेडली आ गया। डेविड हेडली इज अ टेररिस्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम this guy, America, and he is half American and half Pakistani. I think his dad is Pakistani, mom is American, ऐसा कुछ है डेविड कोलमन हेडली का। तो वो वहां से इंडिया आया, लश्कर तोयबा का एजेंट था वो, उसने यहाँ पर रेकी की, ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, आपको गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा। उसने यहाँ पर रेकी की, जगह ढूंढी, अटैक, उनका जो पहले टारगेट फिक्स हुए थे कि ताज और वगैरह होटल, तो वहां पे कहाँ कहाँ पे वो हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या करे मैनेज, कहाँ पे टेररिस्ट छुपे, कहाँ पे उनको कवर मिलेगा, कहाँ पे वो कम से कम रिस्क में अपना काम कर सकते हैं। बम तो फोड़ेंगे लेकिन बाहर से उनको गोली नहीं लगेगी। ये सारे स्टडी का काम डेविड हेडली करके गया, नक्शे बनाए, सब कुछ किया। उसकी हेल्प किसने की इंडिया में? जगह दिखाने में, डिटेल्स वर्कआउट करने में। उसकी हेल्प की राहुल भट्ट ने, महेश भट्ट के बेटे ने। अपनी अगर ढंग से देखो, महेश भट्ट हाफिज सईद की दादी बन के हाफिज सईद को कवर दे रहे हैं अटैक के बाद कि उसके ऊपर आज आए, और अटैक से पहले महेश भट्ट का बेटा राहुल भट्ट अटैक की प्रिपरेशन के लिए जो टेररिस्ट आता है उसको मदद कर रहा है। राहुल भट्ट का ये कहना कोइंसिडेंस हो सकता है, उसका मदद करना कोइंसिडेंस हो सकता है, उसको पता ही नहीं था, उसका यही कहना है, उसको पता नहीं था, और शायद ये भी सच हो सकता था। महेश भट्ट का ये जो कहना है कि टेररिस्ट
जो थे वो आरएसएस के थे सारे। ये कोइंसिडेंस तो नहीं है, लेकिन एक कमीनापन हो सकता है। मे बी ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग पाकिस्तान दैट कवर, लेकिन वो आरएसएस की खुन्नस में उसने सोच लिया बस जो होगा वो आरएसएस के माथे फोड़ देंगे हम लोग। दोनों नहीं हो सकता, बोथ इज नॉट पॉसिबल। मतलब महेश भट्ट ये भी करेगा कि वो हाफिज सईद को प्रोटेक्शन दे उसकी दादी की तरह, ताकि उसके ऊपर कोई आंच ना आए। और महेश भट्ट का बेटा हमले से पहले प्लानिंग, प्रिपरेशन, ग्राउंड वर्क, नक्शे बनाना वगैरह इन सबके लिए आया हुआ जो टेररिस्ट है, उसकी हेल्प भी करेगा। ये दोनों इनोसेंटली नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। एक ही फैमिली के बाप और बेटा दोनों एक ही टेररिस्ट अटैक में टेररिज्म का सपोर्ट कर रहे, टेररिस्ट का सपोर्ट कर रहे, विदाउट नोइंग। इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज जस्ट टू मच। इसको अगर हम लोग कोइंसिडेंस मानने लगे तो हम लोग बहुत बेवकूफ है। तो आई थिंक इट इज हाई टाइम वी शुड चेक। ऐसी बहुत फिल्में बनी है, आपने अगर चेक किया होगा ना, तो ये जो थी मैं हूं ना नाम की फिल्म, उस फिल्म में भी बेसिक नैरेटिव क्या था कि जो टेररिस्ट की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है वो राघव नाम का, जिसका सुनील शेट्टी ने वो काम किया था, राघव नाम का इंडियन आर्मी से निकाला गया बंदा है। मतलब टेररिज्म इंडियन आर्मी से निकलती है, यही बताने की कोशिश की थी। पाकिस्तान आर्मी का कोई संबंध नहीं दिखा टेररिज्म से उस फिल्म में। ये कोइंसिडेंसली नहीं हो, ये दिस इज कैनॉट बी ए कोइंसिडेंस, ये हो नहीं सकता ऐसे। वैसे ही महेश भट्ट और राहुल भट्ट दोनों ही टेररिज्म के साथ खड़े हैं, कैनॉट बी ए कोइंसिडेंस। आई थिंक वी जस्ट टू स्टूपिड। आई थिंक वो टाइम पे ना, क्योंकि दिग्विजय सिंह खुद ही गए थे उस बुक लॉन्च में, इसलिए महेश भट्ट के ऊपर कोई बड़ी इंक्वायरी हुई नहीं होगी। आई थिंक अमित शाह जी and मोदी जी should take note of this, and a serious inquiry and investigation must take place in this. I don't think राहुल भट्ट की तो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, लेकिन महेश भट्ट की नहीं हुई थी। तो आई थिंक महेश भट्ट ऐसा क्यों बोल रहा था, आरएसएस को क्यों टारगेट कर रहा है, और आप भी आरएसएस का बायस ना पकड़े, आप बस इतना पकड़े कि वो पाकिस्तान ने जो हमला किया था वो पाकिस्तान का नाम छोड़ के किसी भी इंडियन का नाम क्यों ले रहा है। मैं आरएसएस नहीं, यहाँ पे किसी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, किसी ज्यू ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के, उनके ऊपर भी ये नाम लेता तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ये क्या यार, पाकिस्तान ने किया उनका नाम लो, अगर आपको नहीं पता तो चुप रहो। उनको क्यों कवर दे रहे हो? मतलब मेरे घर में आके कोई ठोक के चला जाएगा लोगों को, और ये साला बोलता रहेगा कि हमारी अंदरूनी मैटर की वजह से ही हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है। आई थिंक हमने बहुत साल सहा है। 2008 के नवंबर में हुआ था 26/11, 2020 का नवंबर आने को है, 20 साल 12 साल होने को आए, अभी तक हम लोगों ने इस मुद्दे को कंक्लूजन तक नहीं लेके गए कि महेश भट्ट का इंटेंशन क्या है, व्हाट इज स्टैंडिंग विद। तो एक बार चेक करना पड़ेगा, और ये बॉलीवुड का पूरा पूरा का पूरा बड़ा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि इनके पैसे आते कहाँ है और जाते कहाँ है। ये इंडिया के बाहर किसके साथ उठते बैठते हैं, सारी कुंडली निकालनी पड़ेगी। और कुंडली में अगर ग्रह गलत निकले तो सबकी शांति करनी पड़ेगी। फिर आई थिंक द गवर्नमेंट एंड नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एंड रिक्वेस्टिंग दैट इसको प्रायोरिटी पे लो, क्योंकि वही टाइम पे जो महेश भट्ट ने स्टेटमेंट या फिर वो जो गया उस बुक पब्लिकेशन में, वहीं पे अच्छा खासा बम्बू लगता ना सिक्योरिटी एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन का, तो शायद ये हिम्मत नहीं करता सुशांत के बारे में बकबक करने का। आज अगर नहीं उसका बम्बू बैठेगा और चुप नहीं रहेगा, वो उसको चुप नहीं करा जाएगा, उसको इन्वेस्टिगेशन में नहीं खींचा जाएगा ना, तो ये 2 साल बाद वही करेगा फिर कोई नया बंदा आएगा जिसके नाम पे ये चिल्लाएंगे। तो सिचुएशन भयानक है। आई थिंक वी शुड रिस्पॉन्ड with sincerity and seriousness. Thank you.